Good evening, students. So welcome back to Perfection IS. So in the series of IR multilateral and bilateral groupings, today's new topic is I2U2. So the concept behind building this minilateral organization was started in 2021 when the long-lasting conflict between Israel, Bahrain and UAE got resolved, because as you know that Israel has a very long-lasting history of what we say a disturbance in their entire society due to the Palestine issue with these Middle East countries. So after having this minilateral this Abraham Accord, they got all their dispute settled down. So ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि because all these countries are like-minded democratic countries. Because when you see in the Middle East, Dubai is UAE or whatever you call it is the most, what we say, democratic country in the Middle East. And you know that India and Dubai has a very high range of bilateral trade. And when it comes to Israel, Israel is India's most I would say defense equipment partner, which in terms of whether it is in space, whether it is in cyber security, whether it is in defense equipments. And you know that Israel is always helping their agency Mossad, which has a joint venture programs with RAW as well. So this is very important in terms of multilateral engagements. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी. देखिए 2021 में जब अब्राहम अकॉर्ड जब साइन हुआ तो उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया था क्वाड के बारे में, मैंने आपको बताया था ऑकस के बारे में, आपको बताया जैसे और भी जो रीजनल, जैसे कल हम बिम्स्टिक की बात कर रहे थे. तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एजेंडा होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है उनका, एक पर्टिकुलर गाइडिंग प्रिंसिपल होता है उनका. क्योंकि ये जितनी भी कंट्रीज हैं एक्सेप्ट यूएसए, दे ऑल आर फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज. इंडिया इन साउथ ईस्ट एशिया, यूएई इन द मिडिल ईस्ट, एंड यू कैन काउंट इजराइल ऑल्सो इन द मिडिल ईस्ट, राइट. तो ये बेसिकली 4 कंट्रीज का अलायंस है एडॉक इनफॉर्मल इशू स्पेसिफिक एंड जियो इकोनॉमिक इनिशिएटिव. जियो इकोनॉमिक में सारे टर्म्स आ गए, वेदर इट इज इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, ट्रेड से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, जो जो इकोनॉमी को इम्पैक्ट डालता है वो सारे इश्यूज ये इनफॉर्मली यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे. और ये एक मिनी लिटरल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका भी कोई परमानेंट सेक्रेटरेट नहीं है, कोई एक फिक्स एजेंडा नहीं है कि इस साल हर साल सबमिट होगी, कहाँ मिलेंगे. जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर एजेंडा सेट होता है, जैसे G20 है, G20 का भी कोई परमानेंट सेक्रेटरेट नहीं है, बट उनकी वो जो ट्राइक्यूआ पे काम करते हैं कि इस साल यहाँ मीटिंग होगी, अगले साल यहाँ होगी, उसके बाद यहाँ होगी. तो इनका ऐसा कोई एक डेफिनेट एजेंडा नहीं है कि जिसके ऊपर इनको चर्चा करनी है. ठीक है, फिर उसके बाद बैकग्राउंड में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आफ्टर अब्राहम अकॉर्ड इन लोगों ने स्टार्ट किया अपना जो है डिस्कशन ऑन द टेबल फॉर द मैराइन सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस इन द रीजन. बिकॉज एज यू नो इंडिया का इस वक्त जो है मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और हम जो ऑयल के लिए भी डिपेंडेंट हैं वो सबसे ज़्यादा ये खास करके सऊदी अरबिया और ये जो यूएई है, इन लोगों के साथ हम लोग डिपेंडेंट है. तो इन लोगों के साथ हमारा रिलेशन स्टार्टिंग से अच्छा है. और यूएई और यूएसए ही एक ऐसे कंट्री हैं जिनके साथ हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस है. बाकी जितने भी कंट्रीज है, वेदर स्मॉल कंट्रीज के साथ हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट में हम लोग हैं. ठीक है, फिर उसके बाद इट वाज नोन एज इंटरनेशनल फॉर्म फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन टाइम, एंड द यूएई हैज रेफर्ड टू द न्यू ग्रुपिंग एज द वेस्ट एशियन क्वाड. ठीक है, ओरिजिनल क्वाड कौन कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड इंडिया. तो दूसरे कंट्रीज को कह रहे हैं कि ये वेस्ट एशियन क्वाड है. जैसे हम लोगों ने क्वाड के बारे में चर्चा की थी, ऑकस के बारे में चर्चा की थी, तो दैट उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एजेंडा था to counter the Chinese hegemony in the Southeast Asia or in the Indo-Pacific region. So what is the basic purpose of this organization? ये क्यों बनाई है, किसको काउंटर करने के लिए बनाई है, विल डिस्कस इट इन डिटेल, राइट.
As the accords opened from the room for increased interaction between the Israel and Gulf neighbors, it has become less difficult for the partners like US, India to engage within the region through the प्लूरीलेटरल फॉर्म्स। मतलब कहने का ये मतलब है कि अब ये अब्राहम अकॉर्ड होने के बाद में इंडिया के लिए भी बहुत आसानी हो गई है कि यूएई के साथ भी आप जो है अच्छे संबंध रखिए, इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध रखिए, क्योंकि इजराइल एक ऐसा कंट्री है जिसकी बहुत, जैसे सऊदी अरब के साथ उनका लॉन्ग लास्टिंग वॉर चलता रहा है, आपने देखा है हिस्ट्री के अंदर। तो अब इंडिया के लिए, क्योंकि आपको मालूम है इंडिया का एक खुद का अपना एक पर्सनल, हमारी एक फॉरेन पॉलिसी है, हमारा एक पर्सनल एजेंडा है ना। वी डू नॉट फाइंड अवर सेल्फ इन एनी ऑफ द पोल, वेदर इट इज़ यूएसए और यूएसएसआर, क्योंकि आप देखिए इंडिया रशिया के साथ भी जो है उनके संबंध है, इंडिया के जो है यूक्रेन के साथ भी संबंध है, इंडिया के चाइना के साथ भी संबंध है, इंडिया एससीओ में भी मेंबर है, एट द सेम टाइम इंडिया ने काउंटर करने के लिए क्वाड में भी मेंबर है। तो इस तरह से जब इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो जब इजराइल के बहुत सारे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं इनके साथ जब संबंध अच्छे हुआ, तब इंडिया ने ये देखा कि ये सही मौका है, इस तरह का एक जो है प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाए या इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन की जाए जहां हम लोग बैठ के सारे जो है डिस्कशन या जो अपने बाकी रिजॉल्व जो डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं उनको रिजॉल्व कर सके। फिर उसके बाद हम देखते हैं I2U2 का जो प्रायोरिटीज, इकोनॉमी स्ट्रेंथ ओवर द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, लिवरेजिंग इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमी, इजराइल्स टेक्निकल एक्सपर्टाइज, यूएई कैपिटल, यूएसए इंटरनेशनल क्लाउड फॉर म्यूचुअल कॉपरेशन। इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इजराइल जो है वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है। मैंने आपको बताया कि इजराइल जो है वो दुनिया में अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में सबसे मशहूर है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूएस का पूरी दुनिया में, इंडिया के अंदर भी आप देखिए 18 to 20% जितना भी एफडीआई आता है इंडिया के अंदर वो इकलौता यूएसए से आता है। पूरी दुनिया में जहां इन्वेस्टमेंट होता है वहां हाईएस्ट नंबर पे जिसका अगर कहीं पैसा लगा है तो दैट इज यूएसए। और यूएई भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम होगा अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एनआरआईज रहते हैं इंडिया के, वो यूएस और यूरोपियन यूनियन के बाद में इधर यूएई में सबसे ज़्यादा इंडियंस रहते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन भी इनके साथ रखना है। ठीक है, वी वांट टू पीपल कनेक्ट। ठीक है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत वी हैव अ कल्चरल टाइज विद देम। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि दुबई के अंदर इंटरनेशनल योगा डे पे कितनी बड़ी जो है लोगों की गैदरिंग हुई थी। दे आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स आवर योगा एंड ऑल। हमारी मूवीज वहां देखी जाती है, तो दैट इज बॉलीवुड कनेक्ट भी है। ठीक है, तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच बाइंड अस विद द यूएई, राइट। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ I2U2 और व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ दिस व्हेन इट कम्स टू इंडिया, राइट। So we'll discuss it in detail कि why it is important for India to be in this grouping। देखो, इंडिया का जो टोटल ट्रेड है यूएई के साथ वो है $73 बिलियन in 2022 एंड यूएई इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया में कितने कंट्री हैं, उनमें से यूएई जो है वो इंडिया के साथ थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएई इज ऑल्सो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। यूएई इज ऑल्सो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन एंड अकाउंट 40% ऑफ इंडिया टोटल ट्रेड विद अरब वर्ल्ड। मतलब अरब वर्ल्ड के साथ जितनी भी ट्रेड होती है उसमें से 40% सिर्फ इकलौते यूएई के साथ होती है। और आपको मैं एक बात याद दिलाऊं, जब पोखरण का जब सेकंड टेस्ट हम लोगों ने किया था तो पूरी दुनिया ने जो है हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे। तो हमारे जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस वक्त उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल चिट्ठी पूरी दुनिया में जो हमारे ओवरसीज सिटीजन्स हैं उन लोगों को लिखी थी। और आप यकीन मानिए उस वक्त जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया था पूरी दुनिया से वो सबसे ज़्यादा दुबई से आया था। तो उस तरह का दुबई वालों के साथ जो है हमारा कनेक्ट है। मतलब हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उन्होंने भी दिया था और जो यूएई के लोकल्स हैं उन्होंने भी इंडियंस के मार्फत जो है वो पैसा इंडिया को पहुंचाया था। आप कभी देखिएगा हिस्ट्री में जाके कि उस वक्त यूएई से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया। तो और आपने देखा होगा कि जब भी मोदी जी जाते हैं तो जो वहाँ के जो किंग हैं वो सारे प्रोटोकॉल तोड़ के हमेशा एयरपोर्ट पे जो है मोदी जी को मिलने आते हैं। और हाईएस्ट जो वहाँ का सिविलियन अवार्ड है वो भी मोदी जी को मिला है। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की हमारी जो है वो रिलेशनशिप है यूएई के साथ।
ठीक है। और I2U2 जो है वो ब्लॉस्टर करता है इंडिया की स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट इन द वेस्ट एशिया एंड स्ट्रेंथन इट्स रोबस्ट बायलैटरल रिलेशनशिप विद यूएई। देखो वेस्ट एशिया में आपको पता है, वेस्ट एशिया सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है हमेशा पूरी दुनिया में। आपने देखा होगा कभी गोलान हाइट्स की चर्चा हो रही है, कभी इजराइल पैलेस्तीन वॉर चल रहा है, कभी जॉर्डन में कुछ हो रहा है, कभी यमन में कुछ हो रहा है, कभी इधर कुछ हो रहा है, कभी उधर कुछ हो रहा है। तो वेस्ट एशिया के अंदर जो इंडिया अगर एक मैं उसमें कह सकता हूँ एक बड़ा वर्ड नहीं होगा कि एक एमिनेंट प्लेयर के रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेयर व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएशंस। तो ये जितना भी मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर लाइक सिचुएशंस हो रही है उसमें इंडिया के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर पर लोग ट्रस्ट करते हैं कि दैट दिस पर्टिकुलर गाय कैन नेगोशिएट द डील्स। तो यहाँ पे हम एक जो पीस मेकिंग डील है इसके अंदर हमारा रोल एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, हमारा बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल इधर से ले रहे हैं, हम नेचुरल गैस यहाँ से लेते हैं। तो ये इस पर्पज से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इजराइल के बारे में तो मैंने आपको बोल लिया कि ये इंडिया का टॉप सप्लायर है डिफेंस इक्विपमेंट का, की टेक्नोलॉजी पार्टनर इन द डिफरेंट डोमेन्स लाइक डिफेंस, स्पेस, एग्रीकल्चर एंड साइबर सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर में भी आप देखोगे कि कैसे हम लोग जो डिफरेंट क्रॉप्स को जो है वो किस तरह से उसको वाटर एफिशिएंट बना सकते हैं। और हमने अभी जो वाटर प्यूरिफिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी इजराइल जो है हमारी बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि दुनिया में जो है बहुत तेज़ी से समुद्र का जो लेवल है, सी लेवल है, वो बहुत राइज हो रहा है क्योंकि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो कैसे हम सी वाटर को पोर्टेबल वाटर बना सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी इजराइल से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी आपको मालूम है दुनिया के सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इंडिया में हैं, लेकिन व्हेन इट कम टू साइबर सिक्योरिटी इजराइल है वन ऑफ द मोस्ट sophisticated engineers and the most brilliant people and the most brilliant technology they have। आपने अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इंडिया के अंदर अभी एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक सॉफ्टवेयर सॉर्ट ऑफ खरीदा था जो हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर भी यूज़ हुआ, ऐसा आरोप था मीडिया के अंदर उन पॉलिटिशियंस के द्वारा। ऐसा वो कौन सा सॉफ्टवेयर था या वो कौन सा साइबर मालवेयर था या स्पाईवेयर था जो रिसेंटली 2 साल पहले बहुत न्यूज़ में था? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्लास के बाद में आपको मैं बताऊंगा। स्पेस में भी हम लोग इनके साथ जो है खूब मदद ले रहे हैं इनकी, और अवर इसरो एंड DRDO और हैविंग द जॉइंट वेंचर्स विद दिस कंट्रीज, राइट। After that, the US is India's largest trading partner in the second largest foreign investor है। आपको मैंने बताया कि with the bilateral trade reaching $119 billion in 2022 इन्वेस्टमेंट, मतलब आप सोचिए 2022 में $119 बिलियन इकलौते यूएसए से आया, तो कितना सिग्निफिकेंट प्लेयर है ये इंडियन FDI के लिए, इससे आपको अंदाजा लगा। इसीलिए देखो हम we had a very after 1990s or the collapse of Soviet Union, we had very close relations with the USA, although we are not in any bloc whether it is USSR or USA, but कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे IR experts हमेशा ही मानते हैं कि इंडिया is slightly towards the USA pole, right। फिर उसके बाद देखते हैं इजराइल के परस्पेक्टिव से I2U2 का क्या इंपॉर्टेंस है। फ्रॉम इजराइल्स परस्पेक्टिव I2U2 इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड फॉर द प्रेजेंट न्यू अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म वेयर इट कैन कंबाइन द ओल्ड पार्टनर्स US एंड इंडिया विद द न्यू UAE थ्रू द वाइडर इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्योंकि देखो इजराइल भी जो है अभी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जब अब्राहम अकॉर्ड हो गया, इन लोगों के साथ जो शांति वार्ता हो गई, ये लोगों ने बोला कि भाई हम आपके पैलेस्तीन के इशू को बार बार नहीं छेड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब है ये सारे जितने भी इश्यूज होते हैं या ये अकॉर्ड्स होते हैं, ऑन एन एवरेज सबका एक ही प्रिंसिपल रहता है कि भाई हमारी टेरिटोरियल सोवरेनिटी की आप रिस्पेक्ट करें, और हमारे इंटरनल अफेयर्स जितने भी होते हैं उसके अंदर आप इंटरफेरेंस हम लोग नहीं चाहते हैं। तो ये जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ उसके बाद इन दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो खत्म हो गई। फिर इन्होंने भी देखा कि इजराइल ने भी देखा कि इंडिया भी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, इधर UAE के अंदर भी आपको मालूम है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, MNC कंपनीज है, मिडिल ईस्ट में एकमात्र UAE एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे पूरी दुनिया के सिटीजन्स रहते हैं, वेदर इट इज़ UK पीपल, वेदर इट इज़ USA पीपल, पूरी दुनिया के जो लोग हैं इन्होंने अपने ऑफिसेस खोले हुए हैं यहाँ पे। तो दुबई इस वक्त ना सिर्फ टूरिज्म के हिसाब से बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी अभी बहुत ग्रो कर रहा है, ठीक है। और UAE अभी अपनी देखो सारी इकॉनमी जो है वो टूरिज्म की तरफ मोड़ रहा है, साथ साथ FDI आ रहा है, भाई टूरिज्म के रास्ते से ही FDI आ रहा है वहाँ, ठीक है।
फिर यूएई की बात करते हैं। द एमिरेट इज द व्यू ऑफ दैट सच ग्रुपिंग विद द फोकस ऑन कॉम्प्लीमेंट्री इज विद द हेल्प ऑफ सोल्व ग्लोबल चैलेंजेस सच दोज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, फूड, एनर्जी एंड वाटर। आपको पता है यूएई में वाटर स्कैरसिटी है, तो ये लोग भी चाहते हैं फूड, एनर्जी, फूड सिक्योर, क्योंकि वहाँ देखो बंजर भूमि है, सारा रेगिस्तान है, तो खाने पीने का जो सामान वहाँ उगता नहीं है ज़्यादा, सब वो लोग तो इंपोर्ट ही करते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। तो इस लिहाज से भी यूएई के साथ, और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है फूड सिक्योरिटी के मामले में। मतलब भारत से चावल, बासमती राइस भी जाता है, वीट भी जाता है, इनफैक्ट सब्जियां तक भारत से जाती हैं दुबई। तो उस लिहाज से भी, एनर्जी के लिहाज से बहुत सारी दुबई की कंपनी हैं, वो इंडिया के साथ जियो थर्मल एनर्जी के अंदर जो है वो कॉपरेशन कर रही हैं। ये लोग हमसे विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी की जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात चल रही है। ऑल्दो इनके पास जो है ऑयल की कोई कमी नहीं है, नेचुरल गैस की कोई कमी नहीं है, बट ये लोग भी अब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के नाते ये लोग भी है सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में आपको मालूम है इंडिया का सोलर एनर्जी के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। दूसरी बात, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया ने बनाई थी, और उसका एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। कहाँ पे? गुड़गांव में, ठीक है। तो इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है। फिर यूएई नोज द चैलेंज only too well given its own food and water shortages with the annual rainfall only less than 100 mm, importing 85% of its food supply। मतलब दुबई अपनी 85% ऑफ द फूड सप्लाई बाहर से लेता है। तो आप समझ सकते हो ये कंट्री कितना फूड शॉर्टेज कंट्री है। तो उस लिहाज से यूएई के लिए भी एक इंपॉर्टेंट था कि भाई इस तरह का एक ग्रुपिंग बना लेते हैं, और फिर आपस में जितने भी एनर्जी से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, भाई साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी तो इजराइल देगा, फूड की जरूरत पड़ेगी तो इंडिया देगा, ऑयल की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग देंगे, और इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी तो यूएस देगा सब लोगों को। तो ये सारी चीजें एक इन्होंने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाया। यूएई ऑल्सो सीज I2U2 एज अ प्लेटफॉर्म दैट कैन सर्व इट्स इंटरेस्ट इन द स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज व्हाइल अदर 3 नेशंस प्लेसिंग इटसेल्फ द ब्रिज बिटवीन वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। मतलब ये एक तरह से, जैसे मैंने कल आपको बताया था बिम्स्टेक के बारे में, कि बिम्स्टेक जो है वो साउथ एशिया को और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट कर रही है, प्लस बे ऑफ बंगाल को हिमालय के साथ कनेक्ट कर रही है। तो ऐसे ही ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वेस्ट एशिया को कनेक्ट कर रही है साउथ एशिया के साथ। फिर उसके बाद देखते हैं फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स द ग्रुपिंग इज अ लो हैंगिंग फ्रूट फॉर द यूएस। मतलब ये यूएसए के लिए एक लो हैंगिंग फ्रूट है, फॉलोइंग द अब्राहम अकॉर्ड थ्रू विच इट कैन नर्चर रिलेशनशिप विद इट अलाई पार्टनर्स बायलैटरली एज वेल एज मल्टीलैटरली। मतलब बायलैटरली भी करेंगे और मल्टीलैटरली भी करेंगे, स्पेशली इन द वेस्ट एशियन रीजन। और यूएस तो बहुत ही इंटरेस्टेड रहता है, खास करके मिड यूएस अपने आसपास माहौल सही रखा है। देखो यूएस ने कभी भी कनाडा में कोई, देखो कभी भी आप देखो यूएस अफगानिस्तान में है, यूएस जो है वो इंडिया में है, यूएस जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में है, जापान के अंदर है, यूएस जो है वो पाकिस्तान के साथ भी रखना चाहता है रिलेशनशिप, अफगानिस्तान के साथ तो खैर बैकफुट पे आ गए ये लोग। फिर उसके बाद आपको सेंट्रल एशिया में भी देखेगा, यूएस आपको हमेशा हर जगह दिखेगा, अपने आसपास वहाँ पीसफुल है माहौल, और दुनिया में जहाँ जहाँ इश्यूज दिखेंगे आपको यूएस वहाँ हमेशा दिखेगा किसी न किसी रोल के अंदर। ऑल्दो अब दुनिया भी यूएस पे ट्रस्ट नहीं करती है, क्यों? आपने उनकी हिस्ट्री देखी होगी, क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस में, वियतनाम वॉर में उन्होंने क्या किया, अफगान वॉर में उन्होंने क्या किया, ईरान वॉर में उन्होंने क्या किया। तो उनकी क्रेडिबिलिटी अब जो है यूएस की भी अब ख़त्म हो गई है। इसीलिए जो जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में अब उनका सबसे ज़्यादा रोल है, ठीक है। क्योंकि यूएस को भी पता है कि इंडिया को लिए बिना आप जो है इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ नहीं कर सकते, और इंडिया की मिडिल ईस्ट के अंदर भी अच्छी पकड़ है। जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो यूएस को हमेशा पता है कि इंडिया को हमेशा अपने साथ में रखना एक जो है एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। दूसरी चीज़, इंडिया भी ये समझता है कि यूएस के साथ रहेंगे तो चाइना की हेजेमनी को काउंटर करने के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है, एज वेल एज यूएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया के साथ रहना भी ज़रूरी है।
तो ये सारी चीज़ें इसमें जो चेक्स एंड बैलेंस हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में. दिस ऑल्सो हेल्प यूएस इन चेकिंग द एक्सपेंडिंग चाइनीज फुटप्रिंट इन द रीजन, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. वही सारी बात आ गई यहाँ पे जो मैं चाइना के बारे में कह रहा था, क्योंकि चाइना आपको पता है डेबिट पॉलिसी पे काम करता है. वो चेक पॉलिसी जिसको कहते हैं कि भाई एक सामने वाले के यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट कर दो, जैसे पाकिस्तान में सीपैक के थ्रू किया, इतना इन्वेस्टमेंट में कर दो कि सामने वाले को डेबिट में डाल दो, और जब हमें पता चल जाएगा कि सामने वाला रीपे नहीं कर पाएगा तो उनके जो स्ट्रेटेजिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे कब्जा कर लो, उनकी लैंड पे कब्जा कर लो और फिर वहाँ से अपना बिजनेस को एक्सपेंड करो. तो ये उनका हमेशा का एक पॉलिसी रही है चाइना की. तो उसको काउंटर करने के लिए भी यूएस इनके साथ है, इस ग्रुप के साथ है. फिर उसके बाद देखते हैं यूएस पार्टिसिपेशन ऑल्सो इंडिकेट्स दैट इट हैज शेयर्ड इट्स ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी लेंस, नाउ व्यूज द वर्ल्ड ऑर्डर इन द ट्रांस रीजनल एंड मल्टीलेटरल वे. अभी जो वर्ल्ड को है वो ट्रांस रीजनल और मल्टीलेटरल वे में देख रहे हैं. व्हाट मेक्स दिस फॉरम एज अ डिफरेंट, मतलब ऐसा क्या है कि इस फॉरम, ये जो फॉरम है बाकी फॉरम से, जैसे ऑकस हो गया, क्वाड हो गया, एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ठीक है, सार्क हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, G8 हो गया, ये इस तरह के जो तमाम ग्रुप्स हैं, जब ऑलरेडी इतने सारे ग्रुप बने हुए थे तो एक ग्रुप और बनाने की क्या ज़रूरत थी, तो ये हम देखते हैं. ठीक है, द इकोनॉमिक कॉपरेशन I2U2 इज ए रीजनल फॉर्म फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक कॉपरेशन. मतलब ये एक रीजनल फॉर्म है. ठीक है, रीजनल फॉर्म का कहाँ का रीजनल फॉर्म है, मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया, ये किसको कनेक्ट करेगा, ये कनेक्ट करेगा वेस्ट एशिया को साउथ एशिया के साथ. ठीक है, ये आंसर लिखने में आपको बहुत काम में आएगा. तो स्लाइड पीपीटी रोक के, जो वीडियो रोक के आप ये चीज़ें नोट करते रहिए. देखो मैंने आपको पहले भी कहा है, आपके पास हर एक टॉपिक के 2-2 पेज में या 1.5 पेज में आपके पास नोट्स होने चाहिए. तो आप जब भी ऐसे डायरेक्टली वीडियो देखोगे 2 दिन में भूल जाओगे, उसका कोई सेंस नहीं है. आपको हमेशा क्या करना है, नोट्स बनाने हैं. वही एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम के अंदर काम में आएगा. फिर उसके बाद बात करते हैं कि I2U2 एक रीजनल फॉर्म है, फोकस्ड करता है किसके ऊपर, इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे. ये तो सबसे बड़ा एजेंडा रहता है भाई, जितनी भी ये ग्रुपिंग बनती है इनका मेन मोटिव ये होता है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे बढ़ाएं. क्योंकि देखो फॉरेन पॉलिसी में कुछ नहीं होता है, नथिंग इज परमानेंट, ओनली इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट. किसी का भी नेशनल इंटरेस्ट, मतलब XYZ कोई कंट्री है, उसका नेशनल इंटरेस्ट जो है वही परमानेंट रहता है. देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज इन द इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी. द ओनली परमानेंट थिंग इज द नेशनल इंटरेस्ट और देयर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट. तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट है. डिस्टिंग्विश इट्स फ्रॉम अदर फॉर्म्स लाइक द क्वाड, ठीक है, और अदर फॉर्म्स एंड ऑकस लाइक दैट. 6 कोर सेक्टर फॉर द इंटरवेंशन. I2U2 हैज आइडेंटिफाइड द 6 सेक्टर्स फॉर द इंटरवेंशन. वाटर मैंने आपको बताया, UAE के पास वाटर नहीं है. एनर्जी इंडिया को भी ज़रूरत है. ट्रांसपोर्टेशन सब 4-5 को ज़रूरत है. स्पेस सबके लिए, क्योंकि आने वाला वक्त जो है सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं. देखो एवरीबडी वांटेड टू एक्सप्लोर द स्पेस. हेल्थ सेक्टर, फूड सिक्योरिटी इंडिया का बहुत ज़बरदस्त है. फूड सिक्योरिटी आपको मालूम है 1960-70s तक हम भी जो है फूड स्कार्स कंट्री थे, लेकिन आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, ये जितने भी तमाम तरह के रिवॉल्यूशन है, उसके बाद इंडिया जो है एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बन गया है. ऐसा नहीं है इंडिया के पास अभी हम जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है हम लोग जो है इंपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आज इंडिया के पास सफिशिएंट क्वांटिटी में वीट है, राइस है, अदर चीज़ें हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑयल, आज भी हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है एडिबल ऑयल. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये 6 कोर एरियाज हैं. तो आप इनको आंसर में लिख सकते हो इस तरह से कि जैसे ये अपना I2U2 हो गया, इसके 6 कोर एरियाज कौन कौन से हो गए, वाटर, फिर आप क्या लिखोगे, एनर्जी, फिर आप क्या लिखोगे, स्पेस, फिर आप क्या लिखोगे, हेल्थ, फिर आप लिखोगे ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, तो इस तरह से, और फूड सिक्योरिटी. यही आंसर आपका 1 नंबर 1.5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा. वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, स्पेस, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी. ठीक है, ये सारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट कोर एरियाज हैं. फिर उसके बाद
ये लोग क्या करेंगे, जॉइंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बनाएंगे, एक दूसरे के यहाँ कैसे जो है इन्वेस्टमेंट बढ़े, एक दूसरे के यहाँ कैसे एफडीआई बढ़े। इंडिया अपने आप में देखेगा कि भाई हम लोग कैसे, कौन से सेगमेंट में इनके साथ एमओयू साइन करें कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़े। इजराइल ये सोचेगा कि हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट कैसे बेचें, यूएई ये सोचेगा कि हम अपना जो है ऑयल कैसे बेचें, नेचुरल गैस कैसे बेचें, टूरिज्म सेक्टर कैसे बढ़ाएं। यूएस ये सोचेगा कि हम जो इन्वेस्टमेंट इतना दे रहे हैं उससे हमको फायदा क्या हो रहा है। तो सबका आपस में एक दूसरे का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। द ग्रुप इनविजन्स एन एक्टिव रोल इन प्राइवेट कैपिटल टेक्नोलॉजी एमिंग टू कोलैबोरेट ऑन जॉइंट इन्वेस्टमेंट, रिसोर्स मोबिलाइज कैसे करें एंड अदर न्यू इनिशिएटिव्स को कैसे टेक करें। द की ग्लोबल कंसर्न्स आर प्रायोरिटाइज, द टू की ग्लोबल कंसर्न्स आर बीइंग प्रायोरिटाइज्ड बाय द ग्रुपिंग। फूड सिक्योरिटी नंबर 1, क्योंकि देखो इजराइल के अंदर भी जो है, इजराइल का लैंड आपको पता ही है कितना छोटा है हमारा, मेरे हिसाब से इट इज़ लेस देन अवर दिस पर्टिकुलर स्टेट गोवा, इतना ही छोटा जो है वो देश है। उनके पास भी बाकी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, सब हैं, लेकिन फूड की उनको भी ज़रूरत है। उन लोग के यहाँ पे भी क्योंकि जो ज़मीन है उनकी वो इतनी बंजर है, मतलब वहाँ एग्रीकल्चर जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि सॉल्ट क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ की सॉइल के अंदर। तो जो है फूड क्रॉप्स के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि जहाँ जिस भी सॉइल के अंदर सॉल्ट की ज़्यादा क्वांटिटी रहती है वहाँ पे फूड ग्रो करना या क्रॉप्स ग्रो करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इजराइल भी जो है वो बहुत ही तेज़ी से कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ अपना फूड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है वो बहुत तेज़ी से ये लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। फिर उसके बाद क्लीन एनर्जी की बात हम करते हैं। क्लीन एनर्जी का क्या मतलब हो गया भैया? क्लीन एनर्जी का मतलब हो गया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, मतलब जो भी एनर्जी जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से आती है उसको क्लीन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आजकल जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं या सीएनजी पे चलेंगी, क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। तो पूरी दुनिया अभी क्लीन एनर्जी पे काम कर रही है। पहले एक टाइम पे ट्रेन जो थी वो सारी कोयले से चलती थी, डीजल से चलती थी, अब तो ट्रेन भी इलेक्ट्रीफाइड हो गई हैं। तो कैसे जो है हम पूरे सिस्टम को हम जो है एक एनर्जी एफिशिएंट बना सकें, इसके ऊपर भी इनका ध्यान रहेगा। तो 2 प्रायोरिटाइज एरिया कौन से हैं? पहला फूड सिक्योरिटी, खाना पीना, दूसरा एनर्जी, विच हैव द लोकल ट्रांस रीजनल लॉन्ग टर्म डायमेंशंस, मतलब लोकल ट्रांस और ये लॉन्ग टर्म डायमेंशंस हैं सबके इनके, मतलब फूड सिक्योरिटी का भी और क्लीन एनर्जी का भी। फिर फूड कॉरिडोर प्रोजेक्ट क्या है भाई? फूड सिक्योरिटी की ये बात कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल हंगर क्राइसिस में I2U2 एम्स टू कॉम्बैट द ग्लोबल हंगर क्राइसिस। आप लोग के लिए होमवर्क है, आप ये बताइए जो रिसेंटली 2022 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंकिंग है और प्लस ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसको पब्लिश कौन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है। ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। बाय यूटिलाइजिंग मेंबर कंट्रीज स्ट्रेंथ्स इन फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड नॉलेज, ऑलरेडी टोल्ड यू। फॉर इंस्टेंस द प्रोजेक्ट विल यूज इजरायली अमेरिकन टेक्नोलॉजीज टू एस्टेब्लिश इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स बनाएंगे। जैसे इंडिया में बहुत तेजी से हमारी गवर्नमेंट है जो मेगा फूड पार्क्स बना रही है। मेगा फूड पार्क का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कहीं पे दूध ज़्यादा हो रहा है तो दूध से रिलेटेड इकट्ठा करके उसके जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है उसी एरिया में बना दिए। कहीं पे मान लो आम ज़्यादा हो रहा है तो उस लोकल एरियाज़ के सारे जितने भी फार्मर्स हैं उन्होंने एक तरह का फूड पार्क बनाया गवर्नमेंट ने। आम से रिलेटेड अगर आम भी बन रहा है, आम की चटनी भी बन रही है, आम का अचार भी बन रहा है, और भी तरह जो आम से चीज़ें, आम पापड़ बन गया, जो भी है, मतलब उस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जो उस पर्टिकुलर जैसे कोई फ्रूट है या कोई वेजिटेबल है, उस प्रोडक्ट्स को सारा बनाना और फिर उसको सेल आउट कर देना। तो इस तरह के फूड पार्क्स पे इंडिया बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, ठीक है। In the states of Gujarat, Madhya Pradesh, with the future expansion of planned other including तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र। अब जैसे आंध्रा है, तेलंगाना है, तो यहाँ पे जो है चिली बहुत होता है, ठीक है। जो बाकी गरम मसाले हैं वो बहुत होते हैं, तो उनको डिफरेंट फॉर्म में जो है फॉर्म्स में, जैसे पाउडर फॉर्म में हो गया, खड़ा मसाला हो गया, इस तरह के डिफरेंट पैकेट्स बना के और उनको सेल आउट करना हमारे प्रोडक्ट्स को। इससे क्या होगा? इंडिया की इकॉनमी ग्रो करेगी। और इसको क्या बोलते हैं? वोकल फॉर लोकल। और आजकल क्या है, एक पहले ग्लोबलाइजेशन चलता था,
आजकल क्या चलता है, लोकलाइजेशन, मतलब लोकल ही ग्लोबल है, ठीक है। जैसे इंडिया की जो बनारसी साड़ी हैं वो दूर दूर तक जाती हैं, सिल्क की कांचीपुरम की साड़ियाँ हैं, वो ना केवल आज हिंदुस्तान में बल्कि यूएस में भी लोग पहनते हैं, मिडिल ईस्ट में भी लोग पहनते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी लोग पहनते हैं। तो इस तरह से इंडिया के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे हम कैपिटलाइज करके पूरी दुनिया के अंदर हम उसका जो है उसको बढ़ावा दें और फिर उससे हम मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट लें, ये एक मेन एजेंडा रहेगा। Broader objective is to create alternate supply chains. The broader objective is to initiative to create alternative supply chain. मतलब एक तरह से कैसे इन लोग की सप्लाई चेन को हमको बनाना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं countries with similar goals to guarantee food security that is environmental sustainable. मतलब फूड सिक्योरिटी को, फूड को सिक्योर तो करना ही करना है बट सस्टेनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा जैसे राइस के, जैसे 1 किलो राइस को बनाने के लिए 100 लीटर पानी चाहिए, मतलब एक रफ आइडिया बताया, वैसे मेरे हिसाब से 220 लीटर्स के आसपास है, ठीक है। तो इस तरह के क्रॉप्स नहीं बनाने हैं हमको, मतलब या इस तरह के क्रॉप्स को बढ़ावा नहीं देना है। और अगर राइस ज़रूरी भी है तो राइस, आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है जो वाटर एफिशिएंट राइस को बना रही है, जैसे ब्लैक राइस हो गया, इस तरह के अलग अलग राइसेस हैं। तो बाकी और इस तरह की क्रॉप्स जैसे शुगर के, इनको लेस एफिशिएंट कैसे, मतलब ऐसा जीएम क्रॉप्स की जैसे हम बात करते हैं, तो मतलब अलग अलग इस तरह की क्रॉप्स को देखना है कि फूड को सिक्योर करने के चक्कर में कहीं हम इन्वायरमेंट को तो ख़राब नहीं कर रहे हैं, या कोई मान लीजिए उस फूड का कॉस्ट है 100 रुपीज़ बट जो इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है दैट इज़ 200 रुपीज़, तो कोई काम का नहीं है वो उस तरह का प्रोडक्ट, क्योंकि बाद में आपको इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम स्टार्टिंग में ही ऐसा करें कि इन्वायरमेंट को लेस हार्म पहुंचा पाएँ हम लोग, तो ये एक मेन एजेंडा रहेगा। फिर है हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी। Renewable energy project in Gujarat, ITU2 second project aims to establish 300 megawatt hybrid renewable energy facility in Gujarat with advanced battery storage technology developed through Israeli expertise and Emirates and American investment. मतलब इजराइल तो उसमें एक्सपर्टाइज है ही है और अमेरिका इन्वेस्ट करेगा। जैसे गुजरात और राजस्थान में आपको पता होगा हजारों बीघा जो है लैंड को सरकार ने जो है बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको दिया और वहाँ पे सोलर एनर्जी बन रही है और जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है सोलर एनर्जी से उसको बाद में सप्लाई करते हैं ग्रिड्स के थ्रू। कहने का मतलब है अब आने वाले टाइम में सोलर एनर्जी की वैल्यू कितनी बढ़ रही है आपको मालूम होगा, क्योंकि जो हाइड्रो एनर्जी से जो एनर्जी बनती है या ये जो बाकी न्यूक्लियर प्लांट से जो एनर्जी बनती है उसका इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और सोलर एनर्जी जो है क्लीन एनर्जी है, उससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता। तो अब आने वाले टाइम में जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये लोग जो है सोलर एनर्जी पे काम कर रहे हैं, विंड एनर्जी पे काम कर रहे हैं, टाइडल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैसे क्लीन एनर्जी में, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यूएस है ही, टेक्नोलॉजी इसराइल की है ही, इंडिया और यूएई के पास जो है खूब स्पेस है आराम से एनर्जी बनाने का। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन यूएई इंडिया पार्टनरशिप विद रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड कंपनीज लाइक मसदर एंड इंटरेस्टेड इन पार्टनर विद इंडिया। तो इस तरह की एक कंपनी है जो कि इंडिया के साथ, इनका गोल है 2030 तक कि कैसे हम 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें या एनर्जी को जनरेट करें 2030 तक। व्हाट आर द पोटेंशियल चैलेंजेस, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। सिक्योरिटी इंटरेस्ट could pose the challenges for I2U2 individual countries may prioritize their own security interest which could conflict with those other countries। मतलब सिक्योरिटी चैलेंजेस, क्योंकि देखो रीजनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो मैंने आपको बताया है यूएई इजराइल, यहाँ पे हमेशा एक जो सिचुएशन बड़ी डू एंड डाई वाली बनी रहती है, क्योंकि ये लोग हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं। ये कंट्रीज़ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं ये कंट्री। तो हर आदमी जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो हमेशा ये चाहता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। तो अगर आपस में ही ये लोग उलझ के रहेंगे तो जो है इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। तो दिस इज द मेन की कंसर्न फॉर दैम। नाउ फॉर इंस्टेंस यूएस एंड इजरायली or Israel outlook on the West Asia is affected by Iranian rivalry, because see Israeli people, they have a concern with Iran. Why? Because they support Palestine, right? So this could be the major chunk
where that particular dispute could arise. While India UAE might have a different perspective, while these security consideration have not yet affected the project. अभी तक मतलब इस तरह के कोई दिक्कत आई नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ईरान जो है चैलेंज कर सकता है, क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यूएस ने ईरान के साथ जो है सैंक्शंस लगा रखे हैं ना ईरान के ऊपर, लेकिन इंडिया देखो यहाँ भी न्यूट्रल है। यूएस ने भले ही जो है ईरान के ऊपर काटसा एक्ट लगा रखा हो, लेकिन ईरान के साथ इंडिया के आज भी संबंध है। हम लोग ऑयल ले रहे हैं, भले ही कम क्वांटिटी में ले रहे हैं, नेचुरल गैस ले रहे हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें हमारा जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वहाँ जाते हैं, उनके यहाँ से हमारे यहाँ खजूर वजूर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो यहाँ आते हैं। तो कहने का मतलब है इंडिया बड़ा इसके अंदर बहुत ही डिप्लोमेटिकली खेलता है। जहाँ इंडिया का इंटरेस्ट होता है, इंडिया को पता है कि उसको कैसे सर्व करना है। तो ऐसे ही अगर कल को मान लो ईरान का कुछ इधर इशू हो जाता है इनके साथ, इजराइल के साथ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई कंसर्न नहीं आया। चाइना प्रेजेंस इन द रीजन, क्योंकि चाइना देखो वहाँ ग्वादर पोर्ट तक पहुँच गया है, तो चाइना का जो प्रेजेंस है वेस्ट एशिया के अंदर वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कल को मान लो चाइना जो है जॉर्डन के साथ कोई संबंध बना ले, सऊदी के साथ बना ले, या इराक के साथ कुछ बना ले, तो वहाँ ये डिस्टर्बेंस कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इनकी नज़र हो सकती है। क्योंकि देखो हम्बनटोटा पोर्ट देख लो, चाहे छाबार पोर्ट बनाने की कोशिश की तो वहाँ ग्वादर पोर्ट बना दिया। तो ये लोग क्या एकदम काउंटर बैलेंसिंग पे ये लोग काम करते हैं। तो चाइना का भी एक जो है बड़ा कंसर्न है इंडिया की, मतलब इंडिया की प्रेजेंस को लेके चाइना को हमेशा कंसर्न रहता है। द यूएस एंड इंडिया आर द वेरी ऑफ चाइनाज एक्सपेंडिंग प्रेजेंस इन द रीजन। यूएस और ये लोग दोनों जो है टेंशन में है कि भाई हमने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो चाइना कुछ ना कुछ तो करेगा किसी के साथ मिलके, तो वो एक जो है हमेशा इनको टेंशन रहती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं फॉर इंस्टेंस यूएई अपग्रेडिंग टाइज विद अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इजराइल इंगेजिंग इन डिफेंस टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन विद चाइना। मतलब दुबई और जो इजराइल है वो भी चाइना के साथ अच्छे संबंध बना रहे हैं, इनके हैं, तो वो इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या इंडिया हो सकता है कुछ इश्यूज़ में ये लोग ऐसी बात बोल दें, जैसे टर्की ने कश्मीर इशू में आर्टिकल 370 में बोल दिया था, तो हम लोगों ने टर्की के साथ जो है हमारे संबंध अभी खटपटी चल रहे हैं। तो हो सकता है कि कल इनका चाइना के साथ अगर कुछ संबंध अच्छा हो जाए तो ये लोग हमारे बारे में बोल दें, और फिर दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। या कल कोई चाइनीज़ हमारे यहाँ कुछ करें और फिर हम उम्मीद करें कि सिक्योरिटी काउंसिल में या यूएन में जो है इंडिया उनके खिलाफ वोट, मतलब जो ये लोग हैं चाइनीज़ के खिलाफ वोट करें, और वो भी इंडिया के, जैसे इंडिया कई बार वोटिंग से एब्सटेंस हो जाता है, तो ये लोग भी वोटिंग से एब्सटेन हो जाए, तो वो भी एक दिक्कत का विषय है। फिर उसके बाद देखते हैं इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक्स कुड हिंडर I2U2। जो इंस्टीट्यूशनल दिक्कतें हैं वो भी हिंडर कर सकती हैं I2U2 को। इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक्स कुड पोटेंशियल रोड ब्लॉक फॉर I2U2 प्रोजेक्ट। देयर मे बी ए लैक ऑफ सिनर्जी वर्किंग कल्चर्स बिजनेस पीपल फ्रॉम 4 कंट्रीज एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म में भी वैल्यू। मतलब ये जो बिजनेस टू, अगर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सही नहीं रहेगा, मतलब आप सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं दोगे, बहुत सारी चीज़ों में टैक्स लगाओगे, और जो लोग आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनाओगे, तो फिर ये जो बिजनेस टू बिजनेस टाइज हैं इनके अंदर दिक्कत होंगी। नाउ व्हाट इज़ द वे अहेड फॉर इंडियाज टेक, मतलब आगे आने वाले टाइम में इंडिया के लिए क्या है, और फिर हम देखेंगे कि कंक्लूजन क्या है। ठीक है, द इंडियाज पार्टिसिपेशन इन I2U2 इज अ क्रूशियल ड्यू टू इट्स पोजीशन एज अ कनेक्टर बिटवीन वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। मतलब इंडिया का पार्टिसिपेशन इस ग्रुप में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेस्ट एशिया को कनेक्ट कर रहा है, किसके साथ, ये वेस्ट एशिया को कनेक्ट कर रहा है साउथ एशिया के साथ। The initiative can bring investment, innovation, technology to India, boosting its journey to become world third largest economy। अभी इंडिया का सपना है कि भाई हम $5 ट्रिलियन की जब इकोनॉमी हमारी बन जाएगी तो उसके बाद हम दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ये इंडिया के लिए भी ज़रूरत है। फिर I2U2 कैन ऑल्सो सपोर्ट मेक इन इंडिया। I2U2 रहेगा तो इंडिया को मेक इन इंडिया में भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे हम इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएं, कैसे हम अपनी सेकेंडरी जो सेक्टर है उसको इतना ग्रो करें कि इंडिया के प्रोडक्ट्स की भी बाहर डिमांड हो, राइट। जैसे डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं, अभी इंडिया भी इस तरह के कॉरिडोर्स बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन गया, या अलग अलग तरह की आर्म्स इंडस्ट्री में हम ग्रो कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम जो है
हमारा स्पेस इंडस्ट्री ग्रो कर रहे हैं कि कैसे हम भी हमारे प्रोडक्ट्स को बाहर जो है मार्केट में सेल कर सकें। फैसिलिटीज़ इन द फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, जैसे रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया जो है डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, कैसे है जो भारत की करेंसी की भी एक्सेप्टेंस रहे वर्ल्ड मार्केट के अंदर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। फिनटेक, इंडिया की फिनटेक कंपनीज अभी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो हमारा ऑयल गैस पाइपलाइन है, या उसके बाद में जो हमारा ये पोर्ट्स के ऊपर जो हम लोग जो सामान का लेना देना करते हैं उसमें कोई दिक्कत ना कर दे। स्पेस का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन इंडिया कैन डेजिग्नेट नोडल ऑफिसर्स एम्बेसीज में, इस तरह के हम जैसे ICCR बनाया था कल्चरल कोऑर्डिनेशन के लिए, तो इस तरह से हम कोई एक एम्बेसीज के अंदर एक पर्टिकुलर एक ऑफिस इस तरह का सेटअप कर सकते हैं। कुछ ऑफिसर्स थर्ड सेक्रेटरी या सेकंड सेक्रेटरी के फॉर्म में, उनको काम ही ये हो कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए एजेंडा सेट करते रहे कि कब सबमिट होगी, कौन कौन से कोर एरियाज़ हैं। जैसे I2U2 में कोर एरियाज़ कौन कौन से थे, फूड सिक्योरिटी थी, एनर्जी सिक्योरिटी थी, ट्रांसपोर्ट था, क्लीन एनर्जी थी, ये इस तरह के जो हैं, वाटर था। तो इस तरह के एजेंडाज पे काम करें और जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को एक लाइवली ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। फिर I2U2 कुड ऑल्सो इंस्पायर इंडिया टू एस्टेब्लिश सिमिलर मल्टीलैटरल ग्रुप विद इट्स पार्टनर साउथ एशिया एंड अफ्रीका। जैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेसफुल होती है तो फिर उसके बाद आने वाले टाइम में हम अफ्रीका के साथ अच्छा और बना सकते हैं, कल को फिर हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ बना सकते हैं, फिर और यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन तो इधर ही हो गया, फिर हम जो यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ, फिर इधर ओशियाना, ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब एक प्रोजेक्ट जब सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद आप हमेशा आगे वाले ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में सोचते हो और अपनी टेरिटरी को या अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एक्सपेंड करने की तरफ सोचते हो। तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहा था। एट लास्ट विल टॉक अबाउट कंक्लूजन। फिर as an alternative to the dismissal performance, the most multilateral institution, multilaterals like I2U2 provide a hope for more effective, mutual beneficial international cooperation. Such platforms can provide a sound framework to explore the opportunities. मतलब इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं मल्टी कॉपरेशन वे में। जैसे मैंने इसमें मल्टी कॉपरेशन किस में हो सकता है, फूड सिक्योरिटी में, जिनको फूड की ज़रूरत है उनको फूड दो, जहाँ से एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ से एनर्जी लो, जिनको वाटर की ज़रूरत है उनको वाटर दो। तो मतलब बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल एजेंडा को आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। द सपोर्ट कलेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस एंड अनलॉक एवेन्यूज फॉर द ग्रेटर कन्वर्जेंस द इंटरेस्ट एंड एक्शंस बिटवीन द कंट्रीज। मतलब कहने का ये मतलब है कि जिस कंट्री का जिसमें ग्रेटर इंटरेस्ट है उसको आप परस्यू करके इस ऑर्गेनाइजेशन को मोर फ्रूटफुल बना सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपका किसी के साथ एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे इजराइल है, इजराइल को हमसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फूड की, ठीक है। हो सकता है वाटर की तो मान लो नहीं पड़ेगी, हमें इंडिया को इजराइल से किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, डिफेंस इक्विपमेंट्स की। तो हम इनको कैसे आइडियाज़ दें कि आप अपने यहाँ फूड इस तरह से उगाएं या इस तरह से अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को आप ग्रो करें, और इनसे आइडिया लें या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लें कि हम कैसे हमारे जो ड्रोन्स हैं या डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको ग्रो करें। तो ये सारा इट्स ऑल अबाउट दिस I2U2 एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम ऑल्सो, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑलरेडी ये लोग पूछ चुके हैं। जैसे डिफरेंट अभी आने वाले टाइम में ऑकस के बारे में एग्जाम में पूछ सकते हैं, बिम्स्टेक के बारे में पूछ सकते हैं, फिर इसके बारे में I2U2 के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये जो है इसको आप कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और एग्जाम टाइम पे वही 2 पेज के नोट्स आपको काम में आएंगे। मैं बार बार कहता हूँ। टिल देन, थैंक यू।